डोडो टीवी। सुमोना गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। सुमोना को अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। एक दिन एक अमन नाम का लड़का सुमोना के सामने आता है। सुमोना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? चल हट, मेरे जैसी खूबसूरत लड़की और तुमसे दोस्ती करेगी? अमन को गुस्सा आ जाता है। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर। रुक, तुझे बताता हूँ मैं। अमन ये बोलते हुए वहां से चला गया। सुमोना कॉलेज से लौट रही थी। आज उसे जरा देर हो गई थी। वो अंधेरे रास्ते में अपने कदम जल्दी जल्दी चला रही थी। तभी वो अपने घर की तरफ जाने वाली गली की ओर मुड़ी। वो जैसे ही मुड़ी, किसी ने उसके चेहरे पर तलवार से हमला कर दिया। उसकी नाक कटकर नीचे गिर गई। वो चीखने लगी और दौड़ते हुए घर की तरफ भागी। उसने खुद को आईने में जाकर देखा। उसका चेहरा एकदम बदसूरत दिख रहा था। वो रोने लगी। तभी उसका भाई नीरज वहां पहुंच गया। उसने अपने बहन की ऐसी हालत देखी तो वो गुस्से से लाल हो गया। किसने किया ये? भाई, ये अमन ने ही किया होगा, वही मेरे पीछे पड़ा रहता है। नीरज ने गुस्से में अपने घर में रखी तलवार को उठाया और अमन के घर की तरफ चल दिया। उसने अमन के घर का दरवाजा जोर से खटखटाया। अमन की माँ ने दरवाजा खोला। नीरज के हाथों में तलवार देखकर वो डर गई। क्या हुआ बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो और ये तलवार लेकर क्यों आए हो? अमन कहाँ है? बेटा, वो तो घर पर है ही नहीं, कहीं बाहर गया हुआ है। क्या हुआ है, बताओ तो। वो तो तेरा बेटा ही बताएगा तुझे। बस उसे मेरे हत्थे एक बार चढ़ने दे। नीरज गुस्से में वहां से चला गया। रात में सभी गांव वाले अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। तभी अमन की घंटी खड़खड़ी बजी। घंटी सुनकर अमन की बहन सुप्रिया जाग गई। उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही किसी ने उसके नाक पर तलवार से हमला कर दिया। उसकी भी नाक कटकर नीचे गिर गई। वो मारे दर्द की चीखने लगी। तभी उसका भाई अमन भी उसकी चीख सुनकर वहां आ गया। उसे अपनी बहन की कटी नाक देखकर काफी गुस्सा आ गया। किसने किया ये? अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिखा भैया, पर एक बड़ी सी तलवार से उसने मेरी नाक काट दी। तब तक उसकी माँ भी वहां आ गई। ये जरूर नीरज ने ही किया होगा। कुछ घंटे पहले वो गुस्से में तलवार लिए हुए तुझे ढूंढ रहा था। क्या उस नीरज के बच्चे की इतनी हिम्मत? अमन भी गुस्से से अपने घर की खानदानी तलवार उठाता है और नीरज के घर का दरवाजा खटखटाता है। नीरज, बाहर निकल, आज तेरे खून की गर्मी शांत कर देता हूँ। तभी नीरज भी अपनी चमचमाती तलवार लेकर बाहर निकलता है। अच्छा हुआ तो खुद यहाँ आ गया। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दोनों में भीषण तलवार बाजी शुरू हो गई। कभी अमन का सिर कटते कटते बचा, कभी नीरज का। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़े। तभी उन दोनों की लड़ाई देखकर नीरज की छोटी बहन रेखा भी अपने घर से बाहर निकलने लगी। बाहर निकलते ही वो जोर की चीखी। सामने एक शैतान जिसकी दाढ़ी काफी बड़ी थी, वो गुस्से में सामने तलवार लेकर खड़ा था। वो तलवार लेकर रेखा की तरफ बढ़ने लगा। बचाओ, बचाओ! अब तुम लोगों को सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। तभी वो शैतान उसकी नाक काट देता है। रेखा चीखने लगती है। अमन और नीरज दोनों ने वो चीख सुनी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही एक साथ रेखा की तरफ दौड़े। रेखा अपनी नाक पकड़कर रो रही थी। किसने किया ये? कोई बहुत डरावना शैतान था भैया, जिसकी दाढ़ी काफी बड़ी बड़ी थी। उसने तलवार से मेरी नाक काट डाली भैया। तब तक गांव के कुछ और लोग भी वहां आ गए। ऐसी घटना तो पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई लड़कियों की नाक काट रहा है। तभी एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति बोले, नहीं, ये घटना पहली बार नहीं है, वो फिर से जाग गया है। अभी बुजुर्ग व्यक्ति ने वो बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी एक लड़की की चीख
गूंजने लगी। बचाओ मुझे, ये मेरी नाक काट डालेगा, बचाओ। सभी लोग तुरंत उस ओर दौड़े। तभी जो उन्होंने देखा, उन सब के होश उड़ गए। सामने वही शैतान था। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं, सबको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तभी उसने सबके सामने ही उस लड़की की नाक काट दी। अमन और नीरज उसकी तरफ तलवार लेकर दौड़े, पर जैसे ही उस शैतान ने उनकी तरफ देखा, दोनों की तलवारें जलकर पिघलने लगी। वो शैतान भी वहां से गायब हो गया। बाप रे, पूरा हाथ जल रहा है। हाँ, जल्दी तलवार छोड़ दो, नहीं तो पूरा हाथ जल जाएगा। दोनों ने तलवार नीचे फेंक दी। तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने चीखते हुए कहा, ये वही है ये। अब जो भी लड़की अपने घर से बाहर कदम रखेगी, वो उसकी नाक काट देगा। कौन बाबा, कौन? जब मैं 12 से 15 साल की उम्र का था, तब ऐसी ही घटना पूरे गांव में हो रही थी। लड़कियों ने बाहर निकलना बिल्कुल छोड़ दिया था। तभी एक बाबा इस गांव में आए। गांव में चरण रखते ही गांव की इस समस्या को वो जान गए। उन्होंने सभी गांव वालों को बताया था कि बहुत साल पहले यहाँ के जंगल में एक तपस्वी तपस्या करते थे। उनकी कदकाठी बड़ी ही आकर्षक थी, जिसे देखकर लड़कियां मोहित हो जाती थी और ध्यान में लीन उस तपस्वी को अपनी सुंदरता दिखा दिखाकर उनका ध्यान भंग करने का प्रयास करती थी। एक दिन गुस्से में आकर, तुम लोग सभी मेरे इस शरीर पर मोहित हो ना? आज से मैं ये शरीर को ही खत्म कर देता हूँ और तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि आज के बाद जो भी लड़की अपने घर से बाहर कदम रखेगी, तो मैं इसी तलवार से उसकी नाक काट डालूंगा। तभी उसने अपनी तलवार से अपनी ही गर्दन काट ली और जो भी लड़की उस दिन के बाद घर से बाहर निकली, उन सब की नाक को वो अपनी तलवार से काटने लगा। फिर बाबा ने इसका क्या उपाय किया? उन्होंने घने जंगल के बीचों बीच एक शांत जगह पर एक आश्रम बनाया और उस तपस्वी का आवाहन कर ध्यान करने की जगह पर स्थापित होने को कहा। वो तपस्वी वहीं स्थापित हो गया। उसके बाद सभी गांव में खुशहाल रहने लगे। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? बाबा ने कहा था कि उस जगह को एकदम शांत रहने दिया जाए, कोई भी उधर ना जाए, क्योंकि अगर इस बार उनका ध्यान भंग हुआ तो इस पूरे गांव को कोई नहीं बचा सकेगा। जरूर उस जंगल में कुछ न कुछ हो रहा है जिससे उसका ध्यान भंग हो गया है। अब क्या होगा? चलो पहले उस जगह को चलकर देखें क्या हुआ उधर। यहाँ से काफी दूर है वो जगह। और सुनो, जब तक हम लोग ना लौटें, गांव की कोई भी लड़की घर से बाहर ना निकले। गांव के लगभग सारे लोग उस जंगल की तरफ चल पड़े। बहुत चलने के बाद यहीं कहीं पर वो जगह थी, पर यहाँ तो सारे पेड़ किसी ने काट डाले हैं। ये जरूर जंगल माफिया का काम है। तभी नीरज चिल्लाते हुए बोला, ये देखो, ये शायद वही आश्रम का ढांचा है। हाँ, सही कह रहे हो। अब हमें इस आश्रम को फिर से बनाना होगा। आसपास कटे पेड़ की जगह पर नए पेड़ लगाने होंगे ताकि फिर से ये जंगल हरा भरा हो जाए। फिर हम सभी उस तपस्वी का मिलकर आवाहन करेंगे। मुझे यकीन है वो जरूर हमसे प्रसन्न होंगे और यहाँ आकर फिर से स्थापित हो जाएंगे। लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया। एक आश्रम बनाकर वहां आसपास बहुत सारे पेड़ लगाने लगे। पेड़ लगाकर सभी उस तपस्वी का आवाहन कर रहे थे कि तभी वहां कई जंगल माफिया जो लकड़ियों की तस्करी करते थे वहां आ गए
तभी उनका सरदार बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो अच्छा ही कर रहे हो। तुम्हारे लगाए पेड़ भी जब बड़े हो जाएंगे उन्हें भी बेचकर पैसे कमाऊंगा। ये बोल सरदार हंसने लगा। तभी गांव वालों ने पूरी बात उसे बताई। तभी वो और जोर से हंसने लगा। ये कहानी बच्चों को सुनाना, मैं किसी तपस्वी वपस्वी से नहीं डरता। हटो, अब मुझे पेड़ काटने दो। सभी गांव वालों ने उन लोगों को मना किया, पर वे नहीं माने और पेड़ काटने लगे। तभी सभी गांव वाले उनकी कुल्हाड़ी छीनने लगे। दोनों में लड़ाई शुरू हुई। सरदार ने उस बुजुर्ग व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से वार किया। बुजुर्ग व्यक्ति के पेट में वो कुल्हाड़ी घुस गई। बुजुर्ग व्यक्ति के पेट से खून निकल गया। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वो तपस्वी उन्होंने एक एक करके सभी जंगल माफियाओं को अपनी तलवार से काटना शुरू किया। तपस्वी ने सरदार का सिर, अरे भागो रे, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। सभी जंगल माफिया वहां से भाग गए। तभी गांव का एक आदमी तपस्वी के सामने हाथ जोड़कर बोला, आप हम सबको क्षमा करें। अब कभी आपके ध्यान में कोई विघ्न नहीं डालेगा। इस जंगल की भी हम लोग रक्षा करेंगे। कृपया करके अब आप अपना क्रोध त्याग दें। तपस्वी आशीर्वाद देने की मुद्रा में, ठीक है, तथास्तु। तपस्वी ने अपनी शक्ति से उस बुजुर्ग व्यक्ति को और नाक कटी लड़कियों को भी उनकी नाक वापस कर दी और खुद वहां ध्यान में लीन हो गए। गांव वालों ने भी जंगल को नष्ट न करने की कसम खाई, साथ ही ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का प्रण लिया। कुणाल, धीरज और आयुष कॉलेज एग्जाम्स के बाद अपनी कार से ट्रिप पर निकले थे। धीरज ड्राइव कर रहा था। फ्रंट सीट पर कुणाल बैठा था और बैक सीट पर आयुष बैठा था। यार, इस बार का ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाला है। हाँ भाई, अब हम बड़े हो गए। तूने सब कुछ रख लिया था ना जो मैंने कहा था? मेरे पास जो था वो मैंने रख लिया था, बाकी ले लेंगे रास्ते से। ठीक है। तभी सामने एक मॉल दिखता है। धीरज, गाड़ी रोक, मुझे कुछ लेना है। भाई जल्दी आना। कुणाल कार से उतरकर मॉल की तरफ चला जाता है। क्या लीना क्या था इसी? अरे पागल है वो, पता नहीं घूमने जा रहा है या गृहस्थी बसाने जा रहा है। अबे वो देख सामने। वो क्या है? लग तो कोई खम्मा रहा है। खम्मा चलने कब से लगा भाई? ऊपर देख, लगता है सायरन लगी हैं। हो सकता है कि यहाँ के लोग कोई फंक्शन कर रहे हो और कोई और रीजन से सायरन ले जा रहे हो। हाँ, हो तो सकता है। तभी कुणाल आकर गाड़ी में बैठता है। उसके हाथ में गन होती है। भाई ये क्या लाया तू? हम कोई शिकार करने जा रहे हैं क्या? अरे वो बिल्डिंग काउंटर पर उन्होंने कहा कि सर ये ले लीजिए, आपको आगे जरूरत पड़ेगी, ये एरिया बहुत खतरनाक है। ये गन कौन सी है? लेजर। यहाँ सायरन पिलर्स है क्या? ये क्या होती है? वो हॉलीवुड मूवीज। अरे भाई तू मूवीज कम देखा कर, ठीक है? धीरज गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सायरन की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई फैक्ट्री है, पर ये आवाज थोड़ी अलग है भाई। ना तो एम्बुलेंस जैसी है ना पुलिस जैसी। इंडस्ट्री वाली भी अलग होती है, ये कौन सी है? तभी धीरज झटके से गाड़ी रोक देता है। उन्हें जोर का झटका लगता है। वो लोग नजरें उठाकर देखते हैं तो उनके सामने दो लंबी लंबी टांगे होती हैं जो पतले पिलर्स जैसी दिखती हैं। ये क्या बोला है? चुप हो जा भाई। उसी वक्त सामने एक कुत्ता दौड़ते हुए रोड के इस पार से उस पार जाता है। वो दोनों टांगे भी उस कुत्ते के पीछे चल देती हैं। उसे देखकर इन लोगों का बुरा हाल हो जाता है।
और उसके जाते ही चैन की सांस लेते हैं। ये क्या था भाई, हम वापस चले क्या? हाँ यार, चलो वापस। वो मॉल वालों की बातों से मुझे डर लग रहा था। अरे तुम लोगों को तो आना था, कितना बोल तो रहे थे भाई हॉरर डेस्टिनेशन ही चूज करना, तो फिर अभी से डरने लगे। अरे यार, अरे ट्रेलर इतना डरावना था तो आगे पूरी फिल्म कैसी होगी? भाई सुन, गाड़ी मोड़ ले। ठीक है, चलो वापस। धीरज गाड़ी मोड़ने लगता है। वो इतना डरा हुआ होता है कि ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पाता है। तभी फिर से सायरन की आवाज आने लगती है और उनके गाड़ी के मुड़ते ही फिर से वही टांगे नजर आती हैं उन लोगों को। दो लंबे लंबे पैरों के ऊपर एक शरीर होता है और सिर के नाम पर 4 सायरन्स लगे होते हैं। पैरों के जैसे ही पतले पतले लंबे हाथ होते हैं उसके। वो इनकी कार को हाथ में उठाकर खिलौने की तरह ऊपर नीचे करने लगता है। कार के दरवाजे खोल देता है और जैसे ही ऊपर नीचे करता है, ये लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ऊपर से गिरने के कारण चोट तो लगती है, पर जान की फिक्र में उठकर भागने लगते हैं। आयुष के ऊपर लेजर गन गिरती है तो वो उसे लेकर भागता है। भागते भागते कब जंगल में घुस जाते हैं ये, उन्हें पता ही नहीं चलता। आयुष, तूने हमें फंसा दिया। यार मुझे नहीं पता था यार ये जगह इतनी खतरनाक होगी। अगर हम मर गए तो? अरे भागो यहां से, अगर वो आया तो लेजर गन से हम उसे मार देंगे। फिर से वही सायरन की आवाज आने लगती है। जंगल के पेड़ों के बीच फिर वही टांगे इन लोगों को दिखने लगती हैं। ये लोग पत्थरों की आड़ में छुप जाते हैं। मैंने हॉलीवुड मूवीज में देखा है, ऐसे क्रिएचर्स को सायरन पिलर्स कहते हैं। ये बहुत पावरफुल होते हैं और मुझे पता है कि इनको कैसे खत्म करते हैं। यार तुझे जो करना है वो कर, पर आज हम लोगों की जान बचा ले प्लीज। तुम लोग चुप रहना, अगर वो इधर आए तो सब अलग अलग भागना। अब मैं गोली चला रहा हूं, ठीक है? ओके ब्रो। इधर सायरन पिलर पूरे जंगल में लोगों को ढूंढ रहा होता है और अचानक उनके पास आ जाता है। आयुष पत्थर की आड़ से लेजर गन शूट करता है। सायरन हेड का एक सायरन फट जाता है। वो पागल होने लगता है, दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने से सायरन की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि इन लोगों के कान फटने लगते हैं। इन लोगों को वो पागलों की तरह ढूंढने लगता है। जिधर से गोली चल रही होती है उधर वो जाता है। ये तीनों भाग ही रहे होते हैं कि वो अपने बाएं हाथ में तीनों को उठा लेता है। आयुष लगातार लेजर गन चलाने लगता है। उसके तीनों सायरन्स को टारगेट करता है। उसका निशाना बिल्कुल सही लगता है। सायरन पिलर के सायरन्स ब्लास्ट कर जाते हैं। साथ में ये लोग भी उस ब्लास्ट में उड़ जाते हैं। नीलेश और आरती एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए
बड़े मस्ती के मूड में जा रहे थे। रात के अंधेरे में उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। पिछले 2 दिनों में तुम्हारे साथ लग रहा है मानो पूरी जिंदगी जी ली। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। यार तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली? क्योंकि पहले तुम यहाँ नहीं आए थे। फिर भी किस्मत को अगर मैं मिलाना ही था तो थोड़ा जल्दी मिला देती। अभी भी देर नहीं हुई है। या यू आर राइट। आई एम ऑलवेज राइट। अच्छा सुनो, वैसे तो हम सिर्फ 2 दिन से एक दूसरे को जानते हैं, पर अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो एक्सेप्ट करोगी? क्या? पहले बोलो, एक्सेप्ट करोगी? अच्छा बाबा, करूंगी। नीलेश घुटने मोड़कर बैठते हुए आरती को एक रिंग देता है। Will you wanna grow older with me? आरती चौंक जाती है और फिर खुश होती है ओह यस। और अपना हाथ आगे कर देती है। नीलेश बड़े प्यार से उसे रिंग पहना देता है। फिर दोनों हाथों में हाथ डाले उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। तुमने ये कब प्लान कर लिया? कल से तो हम साथ ही हैं। जादू। अच्छा। एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया। क्या? अगर मैं इंसान की जगह कुछ और होता तो क्या तुम तब भी रिंग ले लेती? क्या मतलब? मतलब अगर मैं अभी जैसा हूँ वैसा ना रहूं तो क्या तब भी तुम मुझसे प्यार करोगी? तुम अचानक कैसी बातें कर रहे हो? देखो, आज कुछ ऐसा होने वाला है जो हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे, पर फिर भी तुम मेरा साथ मत छोड़ना। दरअसल वो पूर्णिमा की रात होती है और जैसे ही पूरा चांद निकलता है आरती ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और भागने लगती है। उसके पीछे पीछे वो भेड़िया भी उसे पकड़ने के लिए भागने लगता है। और कुछ दूर जाने पर रास्ते में आने वाले एक दूसरे इंसान को पकड़ लेता है। उसके पेट में अपने बड़े बड़े नाखून गड़ा देता है और उसका खून पीने लगता है। ये सब देखकर आरती जोर जोर से चिल्लाते हुए आंखें खोलती है और खुद को वापस उसी पार्क में पाती है। नीलेश उसके बगल में बैठा रहता है। उसको चिल्लाते देखकर पूछता है, क्या हुआ बेबी, कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं। कहकर आरती उठती है और तेजी से चलने लगती है। नीलेश भी उसके पीछे चल देता है। तुम एक बुरे सपने से इतना डर गई क्या? नहीं तो। नहीं, लगता है तुम डर गई। यार बोला ना, नहीं डरी। तुमने कोई भूत देख लिया था क्या? अरे सुनो तो। चुप हो जाओ, ये कब्रिस्तान है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। ओ, मतलब हमारी बातें सुनकर यहाँ के भूत जाग जाएंगे और हम पर अटैक कर देंगे। ओ प्लीज चुप हो जाओ। ओ भूतों, आत्माओं और इस कब्रिस्तान पर रहने वाले सभी लोग, मुझे डर लग रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अरे बेबी, मैं हूं ना तुम्हारी रक्षा करने के लिए, फिर क्यों डर रही हो?
इसी तरह दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उस कब्रिस्तान से जहां तहां से भूत और आत्माएं और अजीबो गरीब लोग निकलते हैं। कोई जमीन फाड़ कर, तो कोई कब्र में से, कोई सीवेज में से, और डरावने अंदाज में चलते हुए वो लोग आकर नीलेश और आरती को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन दोनों को खा जाने वाले अंदाज में वो सब उनकी तरफ बढ़ते हैं। वे दोनों डरते हुए एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते हैं। फिर अचानक से नीलेश ट्रांसफॉर्म होने लगता है, ठीक उसी तरह जैसा आरती ने सपने में होता हुआ देखा था। और फिर भेड़िए में तब्दील हो जाने वाला नीलेश उन सभी आत्माओं भूतों से लड़ता है। और सबको दूर भगा देता है। यह पूरा वाक्य बहुत डरावना था। तभी सारे भूतों को भगाकर नीलेश आरती की तरफ उसे खा जाने के लिए बढ़ता है। आरती वहीं बैठ जाती है और आंखें बंद करके बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो सर उठाकर देखती है तो पाती है कि नीलेश अकेला वहां खड़ा होता है और बाकी सब डरावने लोग जा चुके हैं। वो इधर उधर उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्या हो गया? वो सब कहाँ गए? कौन सब? यहां तो कोई नहीं है। तुम मेरे पास मत आना। अरे बेबी, क्या हो क्या गया तुम्हें? रात में नींद नहीं आई थी क्या? बार बार किन ख्यालों में खोई जा रही हो? यहाँ अभी कुछ हुआ था क्या? नहीं तो तुम चलो यार घर। नीलेश उसे पकड़कर घर ले जाता है और पीछे पलटकर